तो फाइनली आज इतनी सारी महाभारत जो WWE के अंदर चल रही थी उसके बाद टाइटल यूनिफिकेशन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ आवर ट्राइबल चीफ। तो पूरे स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे। रोमन रेंस के 3 प्रीमियम लाइव इवेंट्स के कौन से ओपोनेंट्स होने वाले हैं और सस्पेंशन भी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको स्मैकडाउन की शुरुआत है वो देखने को मिलती है ब्लड लाइन की तरफ से। रोमन रेंस, द यूसोस एंड पॉल हेमन आते हैं। रोमन रेंस सबसे पहले तो रिंग में आके वही जैसे सबको एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, वो बोलते हैं और कहते हैं कि आज की नाइट जो है ना वो स्पेशल है, क्योंकि मेरे को तो तुम लोग एक्नॉलेज करोगे ही, लेकिन साथ साथ मेरे जो ब्लड लाइन के अंदर यूसोस हैं, मेरे कजन्स हैं, उनको भी आज एक्नॉलेज करने का टाइम है। और ऐसा क्यों है, इस बात के ऊपर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए रोमन रेंस पॉल हेमन को माइक थमा देते हैं। रोमन रेंस यहां पर कहते हैं 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, समझ में आया तो क्या ठीक किया मैंने, ठीक है। तो पॉल हेमन यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ऊसोस हैं, मतलब जो टैग टीम डिवीजन है, सिंगल बिगेस्ट नाइट होने वाली है आज की, क्योंकि ऊसोस जैसे टैग टीम जो है आज तक आए ही नहीं है कभी WWE के अंदर। उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस की फैमिली के अंदर जो उनके ऐसे पुराने बुजुर्ग हैं उनका नाम लिया कि ठीक है वो भी है, लेकिन उन्होंने टाइटल्स को यूनिफाई नहीं किया। बट आज वो चीज़ जो है ऊसोस करने जा रहे हैं, मतलब सारी तारीफें यहाँ पर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कैसे रोमन रेंस तो सिंगल्स डिवीजन में है ही सबसे ऊपर, लेकिन ऊसोस भी अब उसी काम करने जा रहे हैं और आज टाइटल यूनिफाई करके वो सारी चीज़ को साबित भी कर देंगे। रोमन रेंस यहाँ पर फिर से माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो ऊसोस, मेरी तुमसे कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि तुम टाइटल्स को यूनिफाई करो, तुम ऐसे बड़े बड़े बनो। एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ऐसा करने के बाद जो है ब्लड लाइन के सारे बंदे आपस में हक कर रहे होते हैं और जो ये सेगमेंट है यहीं पर एंड हो जाता है। मतलब शो में स्टार्टिंग में ही WWE ने हाइप कर दिया था कि आज जो है अभी होने वाला है कमाल। और इवन बैक से इंटरव्यू भी होता है आर के ब्रो का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो शुरुआत से मस्त WWE ने बिल्ड बना दिया था। अभी मेन इवेंट की बात करेंगे मेन इवेंट के अंदर, लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन जिन्होंने ब्लड लाइन की टी शर्ट पहनी हुई है, जो कि रोमन रेंस के साथ आना चाहते हैं, उनका मैच था अगेंस्ट शिंजुके नाकामोरा। लास्ट टाइम जब इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच हुआ था, काउंट आउट के सारे से सैमी ज़ेन को विक्ट्री मिल गई थी, लेकिन क्या आज वो चीज़ हो पाई? भाई साहब कोशिश तो बहुत की यार सैमी ज़ेन ने काउंट आउट करने की नाकामोरा को, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। इवन एक मौके पर तो खुद ही काउंट आउट होने वाले होते हैं, 10 पर उन्होंने एंट्री तो करी, लेकिन एंट्री मारते ही घंटियां बज गई उनके दिमाग की, क्योंकि शिंजुके नाकामुरा ने उनको अपना फिनिशर किनशासा लगा दिया और जैसे उन्होंने फिनिशर लगाया फिर तो कुछ खेल बचा ही नहीं था। पिन फॉल के सहारे से शिंजुके नाकामुरा को विक्ट्री मिल गई। सैमी ज़ेन यहां पर हार गए हैं। अब ये 50-50 बुकिंग वाला हिसाब WWE का हमेशा ही चलता है कि एक सुपरस्टार को पहले जिता दो, एक को बाद में जिता दो। अभी सैमी ज़ेन का स्टॉक क्या है, क्या WWE उनको अपने नजर में वैल्यू कर रही है मुझे नहीं पता, बट आज की बुकिंग देख के ऐसा कुछ खास लगा नहीं। बट खुशी की बात यह है शिंजुके नाकामुरा के फैंस के लिए कि उनको शो के ऊपर विक्ट्री मिल गई। इस बार काउंट आउट के सहारे से उनका जो काम है वो WWE ने तमाम नहीं किया। हैप्पी टॉक का एपिसोड भी था और हैप्पी टॉक के एपिसोड में हैप्पी कॉर्बिन कह तो रहे हैं कि आज उनका हैप्पीएस्ट डे है, लेकिन चेहरे पर मुझे वो पुराने वाले कॉर्बिन जो अग्रेशन में रहते थे वो वाले कॉर्बिन कहीं ना कहीं नजर आए। उन्होंने यहाँ पर मैट कैप मॉस के बारे में जो है बातें करी, काफी सारी ट्रैश टॉक करी, लेकिन एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज हुई है। ऑब्वियसली ये सारी स्क्रिप्टेड थी, बट वो जो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की ट्रॉफी है उसको ही तोड़ दिया। अब मैं नहीं सोचा था कि कभी उस ट्रॉफी को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि उसको कोई आके तोड़ दे, मतलब क्योंकि उसमें भाई WWE के लेजेंड आंड्रे द जायंट हैं, तो उसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट मुझे नहीं पता WWE ने ऐसा क्यों किया, उसको फोड़ फाड़ दिया पूरा। और उसके बाद जो आंड्रे द जायंट का स्टैचू है उसको लेके वो ऐसे ऊपर कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब सा लगा। बट डेफिनेटली हैप्पी कॉर्बिन का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा हीट देनी है हील वाली, तो आई थिंक ये WWE ने इस हिसाब से चीज करी है। बाकी मैट कैप मॉस जब आएंगे तो मुझे तो लग रहा है भाई कुछ तगड़ा ही करने वाले हैं, क्योंकि एक तो उनकी गर्दन उन्होंने तोड़ दी, उसके बाद उनकी ट्रॉफी तोड़ दी। अब कॉर्बिन का क्या क्या टूटने वाला मैट कैप मॉस की तरफ से वो हमें आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड से पता चल जाएगा। ड्रू गुलाक वर्सेस गुंथर का मैच था आज, ठीक है, और वही जो गुंथर की परफॉर्मेंस है, गुंथर की जो परफॉर्मेंस है वो वैसी ही थी तगड़ी वाली। उन्होंने आगे जो है पटक दिया, उसके बाद मैच में भी हरा दिया और उसके बाद उन्होंने उनको सबमिशन मूव में भी डाल दिया। रिकोशे आके सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आया कि गुंथर और उनके वो साथी वहां से चले क्यों गए भाई, मतलब क्या क्यों चले गए ये समझ में नहीं आया मुझे, बट चले गए। वो रिकोशे को देख के लगा यार बच्चा है, इसको संभाल लेते हैं थोड़ा। अगर गुंथर अपनी पावर पे आ जाते तो शायद रिकोशे भी वो कुछ करने की हालत में नहीं होते। बट कुछ तो इनके बीच में ऐसे 3 वे वाला एंगल चला। लेट्स सी आगे जो स्टोरी लाइन है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। शॉर्जी ब्लैकहार्ट और रकेल रोड्रिगेज का भी हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। मैच शुरू होने से पहले शॉर्जी ब्लैकहार्ट ने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी हैं, लेकिन मैच शुरू होते ही उठा के उनको ही पटका गया है और रकेल रोड्रिगेज को काफी स्ट्रॉन्ग WWE दिखा रही है। शायद विमेंस डिवीजन के अंदर ये कुछ बड़ा नाम क्रिएट कर सकती हैं। वैसे रिया रिप्ली से भी मुझे सिमिलर फीलिंग आई थी, बट उनके साथ वैसा तो हुआ नहीं। बाकी अभी इससे भी ज़्यादा कुछ उम्मीदें रख नहीं सकते। बुच और एक्जेवियर वुड्स का भी मैच था शो के ऊपर और बुच इससे पहले वाला मैच तो जीत गए थे, लेकिन आज के शो पर एक्जेवियर वुड्स के साथ उन्होंने कोशिशें पूरी करी। वो जो पागलों की तरह ऐसे जैसे छोटा बच्चा पकड़ाया था ना मारने के लिए, उससे कोई छेड़ दे, वैसे ही बुच की हमेशा हरकतें रहती हैं। एक्जेवियर वुड्स ने यहाँ पर पिन चुरा के हरा दिया इस मैच में बुच को। उसके बाद वहाँ से कल्टी भी काट लेते हैं, लेकिन पीछे से आ जाते हैं रिज हॉलैंड और
शेमस और एक्सेवियर वुड्स को लगता है अच्छा मैं फंस गया हूं, बट पीछे से आगे बुच ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, बुच को सब पकड़े जा रहे हैं और बुच मारे जा रहे हैं, बुच हार रहे हैं। यही बुच की जो है स्टोरी लाइन है जिसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बट शायद एक्सेवियर वुड्स ने कुछ टीज किया है किसी रिटर्न के लिए, ठीक है, तो बात कर लेंगे उसके बारे में नेक्स्ट भी। मेन इवेंट की बात करते हैं तो टाइटल यूनिफिकेशन मैच, रॉ टैग टीम चैंपियंस रिडल एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस दी ऊसोस का मैच टाइटल यूनिफिकेशन के लिए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनने के लिए। अब इस ये मैच जब शुरू हुआ आई थिंक 12 या 13 मिनट बचे थे स्मैकडाउन खत्म होने में, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बहुत ज्यादा टाइम दिया और ये भी नहीं कह सकते कम टाइम दिया, एक डिसेंट अमाउंट का टाइम दिया जिसके अंदर ये सुपरस्टार जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। एंड ऑब्वियसली इस मैच को जब इतने ज्यादा बिल्ड किया गया था तो सारी चीजें थी, हमें जब रैंडी ओर्टन की तरफ से आरकेओ देखने को मिल रहा है, आरकेओ के ऊपर पिन ब्रेक होते हुए दिखाया जा रहा है, तो हम लोग मान ही सकते हैं कि काफी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच के अंदर किया है। बट एक ऐसा स्पॉट आता है जो काफी वियर्ड था और इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि बचाने का, हेल्प करने का ये कौन सा तरीका होता है। अब क्या होता है कि जो रिडल हैं वो आई थिंक जिमी या जे उसो किसी को लेके तो ऊपर चढ़े हुए होते हैं, वो अपना सुपर आरके वो जो लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है पॉल हेमन उधर से डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमन रेंस वो क्योंकि टॉप रोप पे चढ़े हुए हैं ना, तो उसो को पकड़ लेते हैं कि भैया मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये आरकेओ लगाने जाएगा तो ये लगाएगा नहीं, और रिडल ने उसी टाइम पर आरकेओ लगाने की कोशिश करी ऊपर से। तो भाई ये तो बड़ा ही अजीब सा मुझे एंगल लगा, कुछ और डब्ल्यूडब्ल्यू ढूंढ सकती थी यहाँ पे, बट ये मतलब वो फ्लो नहीं बैठा। वैसे ब्लॉग चैनल के ऊपर नया ब्लॉग आ गया मुंबई के जुहू बीच का, आई थिंक कुछ गलत एक्सपीरियंस था उसमें, तो आई बटन पे है, वहां से जाके देख लो, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखना है ब्लॉग चैनल को। अगर पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, देखो पसंद आए तभी करना, वरना ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। आई होप आपको ब्लॉग पसंद ही आएगा। या तो जिस टाइम पर रिडल आरकेओ लगा रहे होते उसी टाइम पर रोमन रेंस आके पकड़ते, रोमन रेंस पकड़ पहले रहे हैं और रिडल आरकेओ बाद में लगा रहे हैं, तो भाई रिडल तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि वहां उस बंदे ने पकड़ा हुआ है उसो को। खैर जो भी है वो नीचे गिर गया, उसके बाद उसने अपना स्प्लैश लगाया 1 2 3 और टाइटल्स हो गए यूनिफाई, ऊसोस बन गए आपके डब्ल्यूडब्ल्यू के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और रोमन रेंस की आंधी यहीं पर नहीं रुकती है, उन्होंने रिडल के ऊपर अटैक किया, रिडल के ऊपर अटैक करने के बाद जो है ऊसोस ने सुपर किक लगाई रैंडी ओर्टन को, रिडल को उन्होंने अपने गिल्टिन चोक में फंसाया, उसके बाद रैंडी ओर्टन को भी चोक में फंसाया, और हमने ये भी देखा कि भाई क्या तगड़ा वाला स्प्लैश लगाया उसने, वो अनाउंसर टेबल के ऊपर इतनी लंबी वाली जंप लेके, जब वो जंप लगाने की कोशिश कर रहे थे मुझे लग रहा था ये पहुंचेंगे भी वहां तक या नहीं, थोड़े से पीछे जरूर रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी कैमरे के हिसाब से वो जो स्पॉट था वो काफी ज्यादा कूल था। और एंड में जो है तीनों के तीनों सुपरस्टार्स, रोमन रेंस अपनी 2 चैंपियनशिप के साथ, इधर ऊसोस अपनी 2 चैंपियनशिप के साथ, सारे के सारे जो ब्लड लाइन है वो बन चुकी है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और एक्सपेक्टेड यही था कि जब रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप है तो सवाल ही नहीं बनता कि जो रिडल और रैंडी ओर्टन है वो चैंपियनशिप को जीतेंगे। वैसे मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल्स को यूनिफाई नहीं करेगी, बट एक्चुअल में रिपोर्ट यहाँ पर पूरी गलत है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद प्लान चेंज करके, फिर माइंड चेंज करके विंस मैकमैन ने टाइटल्स को यूनिफाई कर दिया है और ब्लड लाइन अनडिस्प्यूटेड। अब देखते हैं आने वाले टाइम में ब्लड लाइन के साथ चीजें कैसी होती हैं। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वो है साशा बैंक्स एंड नाओमी का सस्पेंशन। माइकल कोल ने इसको जो है स्मैकडाउन के एपिसोड में बताया कि अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब कितना टाइम के लिए क्या टाइम लाइन है उनकी सस्पेंड होने की, बट साशा बैंक्स एंड नाओमी सस्पेंड हो गई है। रीजन आपको पता है कि उन्होंने जो अपनी चैंपियनशिप है उसको छोड़ दिया था, तो मामला भाई यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला लग रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को सस्पेंशन करना पड़ गया, ये काफी बड़ा डिसीजन है उनका। तो अब इस वाली एक्चुअल में एक तो रियल स्टोरी है, इसमें जो है बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। लेकिन रोमन रेंस के बारे में एक मेजर अपडेट आपको दे दूं, आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के जो पेपर व्यूज हैं वो मनी इन द बैंक, समर स्लैम, उसके बाद कार्डिफ के अंदर क्लैश एट द कासल। तो इसमें अपोनेंट्स क्या होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंस के, वो शायद फाइनलाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी कर दिया। और ये बात बताई डेव मेल्जर ने, उन्होंने ये कहा कि पहले जो अपोनेंट है मनी इन द बैंक में वो होंगे रिडल, उसके बाद समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस का मैच प्लान करेगी, और जो क्लैश एट द कासल ड्रू मैकिंटायर जिसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू काफी उनको घुमा रही है, इवन ड्रू मैकिंटायर ने भी कहा था कि मैं क्यों ना इस वाली फ्यूड को अभी रोका जाए, रोमन रेंस और आज तो ड्रू मैकिंटायर थे भी नहीं कहीं पे, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगा के रिडल और रैंडी ओर्टन को पहले सामने रख रही है, एंड देन क्लैश एट द कासल के अंदर आपको ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का मैच पॉसिबली देखने को मिलेगा, जो कि शायद रोमन रेंस के चैंपियनशिप के लिए होगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो चैंपियन है तो उसको डिफेंड भी करेंगे। तो ये रोमन रेंस के नेक्स्ट जो है 3 अपोनेंट्स हैं, मनी इन द बैंक, समर स्लैम एंड क्लैश एट द कासल के लिए। आई थिंक अगर ऐसी चलने वाली रोमन रेंस की डायरेक्शन, तो इस वाले हम आने वाले 3-4 महीने में रोमन रेंस के रन को काफी एंजॉय करने वाले हैं। स्पेशली मैं तो रिडल के साथ रोमन रेंस क्या करते हैं उसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। इवन अब तो उनके पास से चैंपियनशिप भी चली गई है, तो ये कुछ सीन है। बाय गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।